बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल? ले जाए लास्ट टॉपिक ऑफ आवर दिस टाइम सेशन IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। ये जी हमारा टॉपिक है। बड़ा सादा सा छोटी सी बात, लेकिन थोड़ा सा डिटेल थ्योरेटिकल वर्जन है। आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। सो रेवेन्यू, वी नो एवरीवन रेवेन्यू, that what is meant by revenue, that we are selling the goods or services in which a business trade। तो उससे जो प्रोसीड्स आ रही हैं या आएंगी, इसको हम रेवेन्यू कहते हैं। और यहाँ पर है जी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। सो वी आर इन अ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। तो IFRS 15 ये कहता है कि एंटिटीज़ जो हैं वो रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगी ऑन द बेसिस ऑफ जो कि उन्हें कस्टमर से आएगा बाय सेलिंग गुड्स और सर्विस। ज़ाहिर है आप कस्टमर को चीज़ें बेच रहे हैं या सर्विसेज बेच रहे हैं, तो ज़ाहिर है देर विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट, देर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट जो एंटिटी का होगा कस्टमर के साथ, और उससे जो रेवेन्यू आएगा उसको जब आपने रिकग्नाइज करना है, इट शुड बी इन अ 5 स्टेप मॉडल। भाई 5 स्टेप अप्लाई होंगे। इज अ 5 स्टेप मॉडल में रेवेन्यू रिकग्नाइज होगा। रिकग्निशन जो होगी रेवेन्यू की 5 स्टेप पे होगी। सबसे पहला है कि देर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट्स विद द कस्टमर। So as a student of the, we know that contract means an agreement between two parties which is enforceable by law is a contract. So there must be a contract. Step number 1, आप contract identify कर रहे हैं, so there is going to be an agreement जो कि enforceable at law है। There must be, and it can be जैसे आपको पता है, it can be verbal or it can be in writing or it can be implied by, ठीक। So with the situation, so that is called as the contract. So there must be an agreement सबसे पहले। फिर वो कहते हैं जनाब जब आपने कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई कर लिया एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको जरा रीड करें। देर माइट बी सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब क्या है, मतलब उस एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक से ज्यादा ऑब्लिगेशन, मतलब ऑब्लिगेशन से मुराद हम ये लेते हैं कि द प्रॉमिस टू डिलीवर गुड्स और सर्विसेज, और देर माइट बी more than one performance obligation। जैसे देर माइट बी अ कॉन्ट्रैक्ट कि आपने गुड्स भी डिलीवर करनी हो और सर्विसेज भी देनी हो, तो देर माइट बी 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। जैसे हम ये कहते हैं कि जनाब एक ऐसा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो, जैसे आपने गुड्स देनी है, तो गुड्स के बारे में हम कहते हैं इट इज़ गोइंग टू बी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। उसी वक्त जब आप गुड्स डिलीवर कर देंगे तो वो उसी वक्त हो जाएगा। लेकिन जब हम सर्विसेज की बात करते हैं तो ज़्यादातर गुड्स जो होती हैं वो जब आप दे देते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, और कुछ ऑब्लिगेशंस जैसे होते हैं या गुड्स या सर्विसेज तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक हो गया। ऐसे भी हो सकता है जैसे आप किसी को कोई चीज़ बेचें साथ में कि जी 3 साल का सर्विस कॉन्ट्रैक्ट भी बेच रहे हैं आप साथ में, तो इसका मतलब है गुड्स आपने दे दी वो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम है, लेकिन जो आप सर्विसेज देने जा रहे हैं उसका भी आपको रेवेन्यू आएगा एंड इट इज़ गोइंग टू बी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो देयर माइट बी separate promises in a single contract। So अगर ऐसा है तो आप उसको आइडेंटिफाई करें। दैट स्टेप नंबर 2, दैट इज आइडेंटिफाइंग द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मैचिंग है। तो हम ये कहते हैं कि जिस अकाउंटिंग ईयर से रेवेन्यू रिलेट करता है उस अकाउंटिंग ईयर में रेवेन्यू लें। तो अगर आपका एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम है तो वो उसी अकाउंटिंग ईयर में रेवेन्यू बनेगा, और अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको डिलीवर करने जा रहे हैं परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को, सो द कॉस्ट विल इनकर ओवर द कमिंग ईयर्स, तो फिर उससे रिलेटेड रेवेन्यू भी उन्हीं साल में रिकग्नाइज होना चाहिए जिस साल में आप उसको अर्न करें। देन द थर्ड स्टेप कि उस कॉन्ट्रैक्ट में जो ट्रांजैक्शन प्राइस डिसाइड हुई है, determine the transaction price। there might be some changes, some issues with the transaction price, तो उसको आपने ज़रूर consider कर लेना। so determine the transaction price, step number 3, and then allocate the transaction price to the separate performance obligation। ठीक, मतलब अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट में, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने एक प्राइस डिसाइड की और उसमें एक से ज़्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आप देख रहे हैं कि हैं, तो फिर आपको वो ट्रांजैक्शन प्राइस जो आपने स्टेप नंबर 3 में डिटरमिन की है, इट हैज़ टू एलोकेट टू द 2 सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। आपने उसको एलोकेट करना है। उसको कैसे एलोकेट करेंगे? स्टैंडर्ड ये कहता है कि इट शुड बी बेस्ड ऑन द फेयर वैल्यू ऑफ द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अगर वो अलग-अलग बेचे जा रहे हो तो उनकी जो प्राइस है उस रेफरेंस से आपने उसको एलोकेट करना है।
देन वंस आप एलोकेट कर लेंगे तो रिकग्नाइज रेवेन्यू व्हेन और एज द एंटिटी सेटिस्फाइड द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, मतलब व्हेन एन एंटिटी परफॉर्म इट्स प्रॉमिसेस, सादा से लफ्ज़ों में जब आप उसको अर्न कर लेते हैं, जब आप ट्रांसफ़र कर देते हैं all the things that you have to perform under the contract, consideration आपने ट्रांसफ़र कर दी है, तो it can be in terms of goods or it can be in terms of the services, तो वो जो consideration थी जो आपके ज़िम्मे थी under the contract वो आपने ट्रांसफ़र कर दी, it means you have earned the revenue। तो वो रेवेन्यू जब आपने अर्न कर लिया है तो फिर आप रेवेन्यू रिकग्नाइज करते जाएं, मतलब सेल्स को आप क्रेडिट कर लो। उससे पहले अगर आपने पैसे ले लिए हैं तो वो एडवांस, ठीक। इसी तरह जब हम स्टेप नंबर 1 में आते हैं, इफ वी कम टू द स्टेप नंबर 1, तो स्टेप नंबर 1 में इसी को आगे हम फर्दर एलेबोरेट करना चाह रहे हैं, फर्दर द स्टेप नंबर 1 थ्योरेटिकली। तो स्टेप नंबर 1 में वो कहता है जी आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर में, ठीक, कहता है जी अप्लाई होगा जब दोनों पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव कर दिया, तभी वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल एट लॉ बनेगा। अगर अप्रूवल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का, सो देयर माइट बी सर्टेन इश्यूज, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर इसका मतलब आगे जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज नो सच कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। अब उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर राइट्स ऑफ पार्टीज आर आइडेंटिफिएबल, तो एक पार्टी के राइट्स दूसरे के ऑब्लिगेशंस हैं एंड दे आर क्लियरली आइडेंटिफिएबल इन द कॉन्ट्रैक्ट। सो इफ दे आर क्लियरली आइडेंटिफिएबल इन द कॉन्ट्रैक्ट, हम देखते हैं जनाब कि पार्टीज राइट्स जो हैं, जो कि अगर हम एक पार्टी के राइट की बात कर रहे हैं तो दूसरे पार्टी के ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो एक्सप्लिसिटली रिटन है, आइडेंटिफिएबल है, तो कहते हैं वेरी गुड, सो द कॉन्ट्रैक्ट इज गोइंग टू बी कि पार्टीज ने अप्रूव कर दिया, राइट्स आइडेंटिफिएबल हैं, पेमेंट टर्म्स आर क्लियर, आइडेंटिफिएबल हैं, ठीक। और कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी एक कमर्शियल सब्सटेंस, इसका मतलब है कि अगर हम कहें जी कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब है कि फ्यूचर कैश फ्लोज जो हैं वो इसकी वजह से कम या ज़्यादा हो सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जनाब प्रेजेंट वैल्यू जो है वैल्यू यूज़ ऑफ द एंटिटी जो है उसमें चेंज आ जाएगा बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजैक्शन, या हम ये कह सकते हैं कि रिकवरेबल वैल्यू ऑफ द एंटिटी बिफोर द ट्रांजैक्शन एंड आफ्टर द ट्रांजैक्शन विल नॉट बी द सेम, इट विल चेंज, तो हम कहते हैं ये ट्रांजैक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस है। और इट इज़ वेरी मच प्रोबेबल दैट एंटिटी विल कलेक्ट कंसिडरेशन, और इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई मसला नहीं है, इट इज़ जस्ट लाइक एज अ रिकग्निशन ऑफ द एसेट क्राइटेरिया। अगर आपको याद हो कि जना प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी, तो ये बिल्कुल वही लाइन है। अगर ये कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो इसका मतलब है स्टेप नंबर 1 इज़ ओके। तो आप कॉन्ट्रैक्ट स्टेप नंबर 1 जो है इट इज़ मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट इज़ वेरी मच क्लियर, आइडेंटिफाइबल कॉन्ट्रैक्ट है। सो मतलब कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफिएबल कब होता है, जब ये चीज़ें पूरी हो जाए, व्हेन दीज थिंग्स आर ओके, so we say that contract is identifiable, so we will proceed to the then we will proceed to the next step। मतलब अगर हम यहाँ पर किसी चीज़ में फ्लॉ देखते हैं, कोई जनाब राइट्स में इशू है, कोई पेमेंट टर्म में इशू है, तो इसका मतलब होगा कि कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफिएबल नहीं है, देन वी विल नॉट प्रोसीड फर्दर, तो हम यहीं पर रहेंगे। इसमें जनाब दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक है कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक जैसे कॉन्ट्रैक्ट जो है उनको एक मतलब 2-3 कॉन्ट्रैक्ट हैं एंड दे आर सेम इन सब्सटेंस, तो आप उनको इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे लिखा है कि जी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नेगोशिएट हुआ है एज ए पैकेज विद अ सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव, ठीक, कि मतलब हमने जो कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट किए हैं पार्टी के साथ, 2-3 कॉन्ट्रैक्ट हैं, लेकिन उसमें सर्विसेज या गुड्स जो हैं वो नॉर्मली एक ही हैं, ऑलमोस्ट सेम हैं, तो आप उसको मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट को एक ही कर सकते हैं। इसके अलावा जनाब दूसरी कंडीशन ये है कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट की कंसिडरेशन है वो डिपेंडेंट है, ठीक, किस पे, ऑन द प्राइस और परफॉर्मेंस ऑफ एन अदर कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब है दे आर रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, द फर्स्ट वन इज कंडीशनल, it depends upon the outcome of the other contract, so if the two contracts are related in such a way you can combine them, ठीक। और गुड्स और सर्विसेज जो हैं मुख्तलिफ प्रॉमिस किए हैं इन डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, वो एक सिंगल परफॉर्मेंस है, तो हम कहते हैं जनाब एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जी आप 10,000 यूनिट, फिर एक और कॉन्ट्रैक्ट हुआ फर्दर 20,000 यूनिट, फिर एक हुआ, लेकिन प्रॉमिस डिलीवरी एक ही पॉइंट पे है, तो हम कहेंगे जनाब
एक सिंगल परफॉर्मेंस में आप सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इकट्ठे परफॉर्म कर देंगे, तो उन सब को आप क्या कर लें, जस्ट कंबाइन देम। तो इसको हम कहते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम आपस में कंबाइन भी कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड आपको बता रहा है कि जनाब उसको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये चीज़ें पाई जाती हैं तो उन तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स को आप इकट्ठा भी कर सकते हैं। इसके बाद एक्सेप्शन है कि जनाब आपने देयर माइट बी इशू, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस आपने पूरी कर दी हो, ठीक, और सारी कंसिडरेशन आप रिसीव कर चुके हो, और वो पैसे जो आप रिसीव कर चुके हैं वो नॉन रिफंडेबल है, तो आप रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लेंगे। और इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट तो ख़त्म हो गया, ठीक, और जो कंसिडरेशन आपको मिली है वो नॉन रिफंडेबल, मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ, आपको एडवांस मिला, कुछ देर बाद कोई इशू आया, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म, लेकिन जो आप पैसे ले चुके हैं दैट इज़ नॉन रिफंडेबल, तो वो जो पैसे आपने लिए हैं दैट शुड बी रिकग्नाइज्ड एज द रेवेन्यू। सो दीज आर द थिंग्स जो आपने याद रखनी है। पेपर में आएगा कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एडवांस आया और वो रिफंडेबल नहीं है, तो जिस एक्सटेंट तक वो नॉन रिफंडेबल है वो आपका रेवेन्यू है। सो इफ दैट इज नॉन रिफंडेबल एंड द पार्टीज हैव साइंड दैट कॉन्ट्रैक्ट, तो हम कहते हैं कि जनाब द अमाउंट अप टू द एक्सटेंट ऑफ द नॉन रिफंडेबल, उसको हम क्या कर लेंगे, रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लेंगे। इसके लिए अगर आप बुक के पेज नंबर 294 पे अगर आप आए, illustration number 2, जनाब अवैस एग्रीड ऑन March 1st 2017, बुक का पेज नंबर है, नई बुक पेज नंबर 294 और सॉफ्टवेयर है 298। illustration number 2, Mr. Aves agreed on March 1st 2017 to sell 5 cutting machine to Axiom Enterprise. Due to some deficiency in drafting the agreement, each party's right cannot be identified. On March 31st, 2017, Mr. Abbas delivered the goods and these were accepted by Axiom Enterprise. After 10 days of delivery, April 10, Axiom Enterprise made the full payment and the payment is non-refundable. Mr. Abbas cannot identify each party rights, so revenue recognition should be delayed until the entity's performance is complete and substantially all of the consideration in the arrangement has been collected and non-refundable. ठीक, तो आप मिस्टर, अब हुआ क्या, यकम मार्च को कॉन्ट्रैक्ट हुआ 5 मशीन्स का, लेकिन यकम मार्च को जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसमें ये वाली क्लॉज जो थी ये क्लियर नहीं थी, तो इसका मतलब है तो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, फिर तो आप रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं कर सकते अनटिल अनलेस द लेटर डेट्स के आपने तमाम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर दिए और आपने कंसिडरेशन भी रिसीव कर ली, दूसरी पार्टीज ने एक्सेप्ट भी कर ली, पैसे भी दे दिए और वो नॉन रिफंडेबल है। और ये सारा इवेंट किस वक्त होता है, ये इवेंट 10 अप्रैल 2017 को होता है और कॉन्ट्रैक्ट की जो ओरिजिनल डेट है वो यकम मार्च 2017 है। तो अगर हमसे ये कहा जाए कि आप रेवेन्यू कब रिकग्नाइज करेंगे, सो हम ये करेंगे कि जब ये हो जाएगा, क्योंकि यकम मार्च को जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें ये क्लॉज इज़ नॉट क्लियर, तो हम कहेंगे जनाब चूंकि राइट्स जो थे पार्टीज के वो आइडेंटिफिएबल नहीं थे, इसलिए इस स्टेज पे आप रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं कर सकते। हाँ, जब ये हो गया, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट क्लियर, कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट आइडेंटिफिएबल, सो एज पर स्टेप नंबर 1 चूंकि कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफिएबल नहीं है, सो यू कैन नॉट प्रोसीड, आप रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं कर सकते। लेकिन क्या होता है लेटर स्टेज पे, एक पार्टी दूसरी पार्टी को 5 की 5 मशीनें डिलीवर कर देती है और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट भी कर लेती है और पेमेंट भी कर देती है, और ये सारा कुछ 10 अप्रैल को होता है। तो अवैस की बुक में अवैस कब रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा, जब ये हो जाएगा, यानी कि 10 अप्रैल को वो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक हो गया जनाब। इसके बाद जनाब अगर आप इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखें नेक्स्ट पेज पे, कहता है जनाब अ शॉपकीपर एग्रीड टू डिलीवर 10 कंप्यूटर्स टू वकास एंटरप्राइज विद इन 3 months. As per the agreement, shopkeeper can cancel the contract any time before delivering the computer. In case of cancellation, shopkeeper is not required to pay any penalty to वकास एंटरप्राइज। तो भाईजान IFRS 15 ये कहता है कि जब तक ये कंप्यूटर डिलीवर ना हो जाए, ठीक,
उस वक्त तक, ठीक, क्योंकि उसके पास ये ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है एनी टाइम बिफोर डिलीवरिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो एज पर IFRS 15 जब तक गुड्स डिलीवर नहीं हो जाती तो कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक। तो ये हम कहते हैं कि जनाब इफ़ अ कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स अ क्लॉज कि कॉन्ट्रैक्ट किसी भी वक्त कैंसिल हो सकता है बिफोर डिलीवरिंग द कॉन्ट्रैक्ट, सो इट मीन्स देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक हो गया जनाब। इसके अलावा हमने पढ़ा जनाब कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कंबाइन किए जा सकते हैं। इसके लिए आप देखें इलस्ट्रेशन नंबर 4, पेज नंबर बुक का है जनाब 295, illustration number 4, combination of contracts. Adil Limited enters into two separate agreements with customer X. Agreement 1, deliver 10,000 bricks for 100,000. Agreement 2, build a boundary wall for rupees 20,000. The two agreements should be combined and considered as one agreement because contracts are negotiated with the single commercial objective of building a wall. तो एक दीवार बनानी है, जैसे कि पहली वाली बात है सिंगल, कि आप ब्रिक्स भी आपने देनी है, दीवार भी आपने बनानी है, तो दीवार कब बनेगी, जब ईंटें आएंगी, तो इसका मतलब ये दोनों एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक। एंड द प्राइस द सेम गोइंग टू बी, यू कैन कंबाइन, ठीक हो गया जी। इसके बाद हमने कहा जनाब दैट इज द स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट किस वक्त आइडेंटिफाइबल होगा, जब ये कंडीशंस पूरी होंगी। जब ये कंडीशंस पूरी हैं तो कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाइबल है, अगर इसमें से कोई एक चीज़ रह जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाइबल नहीं रहेगा, बस आपने ये याद रखना है इसमें से। और अगर कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाइबल नहीं है तो आप उसको रिकग्नाइज नहीं कर सकते, आगे नहीं जा सकते, ठीक। इसके बाद जनाब द सेकंड स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ठीक। तो क्या हुआ जनाब कि अगर आप सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में हैं, कंडीशन नंबर 1 पूरी हो गई, कोई कॉन्ट्रैक्ट इज आइडेंटिफाइबल, नाउ मूव टू द स्टेप नंबर 2। और स्टेप नंबर 2 में क्या बात हो रही है कि एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर मोर देन 1 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है तो आप उसको स्प्लिट कर दें, उनको लहदा कर दें। और कब करें, व्हेन दे आर डिस्टिंक्ट, जब वो डिस्टिंक्ट हैं, एक दूसरे से अलहदा हैं। और स्टैंडर्ड ये कहता है कि जब हम कहते हैं जनाब कि आपने, जब हम कह रहे हैं जनाब एट द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द एंटिटी मस्ट असेस द गुड्स और सर्विसेज प्रॉमिस्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट with the customer and must identify as a performance obligation each performance to transfer to the customer either a goods or services or a bundle of goods or services that are distinct or a series of distinct goods or services that are substantially the same and that have the same pattern of transfer to the customer, ठीक हो गया जी। कहता जनाब आपने कॉन्ट्रैक्ट के इंसेप्शन पे ये ज़रूर असेस कर लेना है, ठीक, कि और उसके अंदर आइडेंटिफाई कर लेना है एंड मस्ट आइडेंटिफाई एज ए परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, कि आपका ऑब्लिगेशन क्या है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, टू डिलीवर द गुड्स और सर्विसेज, ठीक, टू डिलीवर द गुड्स और सर्विसेज और बंडल ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो कि डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, दैट इज डिस्टिंक्ट, और अ सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज। अब हम ये कहते हैं कि जनाब ये गुड्स और सर्विसेज जो हैं, जैसे अगर हम देखें, अगर आप एग्जांपल इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे आ जाए, पेज नंबर है बुक का 296, इलस्ट्रेशन नंबर 5, द PL Limited sells 10 washing machine for rupees 20,000 each to a retailer company RC. PL also provide the following free of cost: free service and maintenance for 3 years, 10 kg of washing powder every month for the next 18 months, a discount voucher for a 50% discount if next purchase is made in the next 6 months, ठीक। अब आप कहते हैं जनाब कि अगर आप देखें, कहते हैं जनाब इसमें एग्जाम्पल के अंदर एक तो यह है कि वाशिंग मशीन है, 10 वाशिंग मशीन्स, ठीक, तो वो तो उसी वक्त हो जाएंगी, दैट इज द ऑब्लिगेशन दैट यू परफॉर्म एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। फिर 3 साल तक आपने फ्री सर्विस एंड मेंटेनेंस है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। फिर 10 kg का वॉशिंग पाउडर आप देंगे 18 महीने के लिए, ये भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है। इसके अलावा डिस्काउंट वाउचर है जो कि अगेन एट अ पॉइंट ऑफ इन टाइम, ठीक। There are 4 separate performance obligations as all of these goods and services are distinct because the RC can benefit from the goods and services on its own and the
PC promise to transfer the goods or services separately identifiable from other promises in the contract. ठीक हो गया. तो हम कहते हैं जनाब गुड्स एंड सर्विसेज आर डिस्टिंक्ट हैं. अगर कस्टमर जो है उसको क्या कर सकता है, ठीक, द कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम द गुड्स और सर्विसेज आइदर ऑन इट्स ऑन और टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज दैट रेडली अवेलेबल टू द कस्टमर. ठीक, कहते हैं जनाब हम ये कहते हैं कि चीज़ें डिस्टिंक्ट कब होती हैं, तो कहते हैं जनाब डिस्टिंक्ट तब होती हैं जब कस्टमर जो है वो उन चीज़ों से बेनिफिट ले सकता है ऑन देयर ओन. मतलब उनको किसी के साथ मिला कर नहीं है कि मतलब आप कोई ऐसी चीज़ बेच रहे हैं कि जब तक आप वो पहली चीज़ नहीं लेंगे तो दूसरी चीज़ उसके यूजेबल नहीं है. ठीक, तो वो उसको यूज़ कर सकता है, कैन बेनिफिट फ्रॉम इट्स ओन. जैसे अभी पिछली एग्जांपल में हमने कहा थी वॉशिंग मशीन्स हैं, वॉशिंग पाउडर है, ठीक, 3 साल की सर्विसेज हैं. तो ये तीनों डिस्टिंक्ट हैं बिकॉज दे कैन बी यूज्ड एंड यूटिलाइज बाय द कस्टमर ऑन देयर ओन. ठीक, इसलिए हम कहते हैं ये डिस्टिंक्ट है. And the entity's promise to transfer the goods or services is separately identifiable from other promises to the contract. तो हम कहते हैं जनाब ये डिस्टिंक्ट है. तो अभी जो हमने एग्जाम्पल की इसमें इसका ताल्लुक जो था वो हमने कहा जनाब इट इज़ गोइंग टू बी द डिस्कशन ऑफ द if the goods or services are distinct from each other, so they must be identified as a separate performance obligation. तो मतलब इसका ये है कि जैसे जैसे आप परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन परफॉर्म करते जाएंगे वैसे वैसे रेवेन्यू रिकग्नाइज होगा. मतलब अगर ये सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है तो इन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस को सेपरेटली आइडेंटिफाई करने के बाद हम ट्रांजैक्शन प्राइस जब फाइंड कर लेंगे तो स्टेप नंबर 4 में ये जो डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेट होगी इन सबको अलग-अलग. तो जैसे जैसे आप परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन परफॉर्म करते जाएंगे वैसे वैसे रेवेन्यू जो है वो रिकग्नाइज होता जाएगा. ठीक, इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखें अगर आप. ठीक, कहते हैं जनाब गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय एन एंटिटी फॉर सेल, रीसेल ऑफ गुड्स परचेज्ड बाय एन एंटिटी, रीसेल ऑफ राइट्स to goods or services purchased by an entity. तो promised goods and services क्या क्या हो सकती हैं possible. तो ये एक illustration है, ये आप उसमें से देख सकते हैं. ठीक, और अगर they are not distinct you can combine them. ठीक, identified as a bundle of goods or services. अगर आप बुक में से एक छोटा सा पेज नंबर जो है 296 पे आ जाए. ठीक, तो जैसे मैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपको बता रहा था उसके बाद छोटी सी 2-3 लाइन है वो अगर आप देख लें. A goods or services is distinct if both of the following criteria are met. कहता है जब चीज़ें कब डिस्टिंक्ट होती. नंबर 1, जब कस्टमर जो है गुड्स और सर्विसेज को यूटिलाइज कर सके, उससे बेनिफिट ले सके ऑन देयर ओन. मतलब आपने गुड्स सेपरेटली जो आप बात कर रहे हैं वो डिस्टिंक्ट है इफ यू हैव डिलीवर्ड द गुड्स सेपरेटली. ठीक, इफ द गुड्स और सर्विसेज इज रेगुलरली कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम द गुड्स और सर्विसेज आइदर ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज दैट आर रेडीली अवेलेबल टू द कस्टमर. ठीक हो गया. कहते जनाब अगर कस्टमर जो है वो चीज़ों को यूज़ कर सकता है ऑन देयर ओन टुगेदर विद द रिसोर्सेज जो कि रेडली अवेलेबल हैं उनके साथ मिला के, तो वो एक डिस्टिंक्ट चीज़ है. द एंटिटीज प्रॉमिस टू ट्रांसफर द गुड्स और सर्विसेज इज सेपरेटली आइडेंटिफिएबल फ्रॉम अदर प्रॉमिसेस इन द कॉन्ट्रैक्ट. तो इसका मतलब है एक से ज़्यादा प्रॉमिसेस हैं और दोनों प्रॉमिसेस जो हैं वो एक दूसरे से यूनिक हैं, सो दे आर डिस्टिंक्ट. If a goods or service is regularly sold separately, this would indicate that the customer generally can benefit from the goods on its own or in conjunction with other available services. कहता है जनाब जब हम ये कहते हैं कि कस्टमर जो है कैन बेनिफिट फ्रॉम द गुड्स ऑन देयर ओन, इसका मतलब है वो चीज़ें अलहदा से भी बेची जाती हैं, वो हमेशा पैकेज के साथ नहीं बेची जाती. सो अगर आप पैकेज में देख रहे हैं तो वो सेपरेटली अगर बेची जा सकती हों तो हम ये कह सकते हैं कि वो डिस्टिंक्ट है. जैसे हम मोबाइल फ़ोन कंपनियों का मोबाइल कार्ड देखते हैं तो आपको महीने का कार्ड बेचते हैं, उसमें वो फ्री मिनट्स भी दे रहे हैं जनाब, उसमें वो आपको डाटा पैकेज भी दे रहे हैं, वो आपको SMS भी दे रहे हैं. ठीक, बट वी सी दैट कि डाटा पैकेजेस इंटरनेट आप अलहदा से भी खरीद सकते हैं और वो एक पैकेज में भी हैं.
ठीक. So they are separate performance obligation if you look at here, because they can be sold separately and a customer can consume those things separately. ठीक हो गया जनाब. If a promised goods or services is not distinct, then it must combine the goods or services with other promised goods or services until it identifies a bundle of goods or services that is distinct. In some cases, this would result in the entity accounting for all the goods or services promised in a contract as a single performance obligation. इसके लिए आप एग्जाम्पल पढ़े जनाब. अगर आप देखें एग्जाम्पल नंबर 1, क्वेश्चन है जनाब उसी पेज पे. ECL has entered into a contract with CAF builders for construction of a residential project, including supply of construction material, architectural services, engineering and site clearance. ECL and its competitors provide services separately too. eSolution Limited, a software developer, entered into a 2-year contract with the customer to provide software license including future software updates and post-implementation support services. The software license would remain functional even if the updates and post-implementation support services are discontinued. Requirement है जनाब, define the term performance obligation and state the criteria which would be met if goods and services promised to a customer are to be considered as distinct. ठीक, ये requirement A है दोनों solution में. तो सबसे पहले अगर हम देखें कि हम किसको distinct कहते हैं, performance obligation जो हैं वो कब distinct होते हैं. And the performance obligation is a promise in a contract with the customer to transfer to the customer either the goods or services that is distinct, or a series of distinct goods or services that are substantially the same and that have the same pattern of transfer to the customer. तो हम कहते हैं जी ये है जी हमारे पास a promise obligation क्या है, to transfer goods or services जो distinct है और एक series of transfer है goods or services की जो कि same भी हैं, ठीक, that are substantially the same. A goods or services is distinct if both of the following criteria are met. ये दो लाइन आपने बार बार जो मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ इसको आपने याद करना है कि जनाब कि goods or services कब distinct होते हैं. हम कहते हैं जनाब the goods or services are distinct if they met this criteria. Then number 1, the customer can benefit from the goods or services either on its own or together with other resources that are readily available to the customer. ये पहली लाइन है कि जनाब ये कब distinct होते हैं कि जब customer can benefit from the goods or services either on its own, मतलब चीज़ को अलग से आप यूज़ कर सकते हैं सर्विसेज को, या जैसी वो चीज़ आपके पास आए तो आपके पास कुछ रिसोर्सेज अगर नहीं भी हैं तो वो रेडली अवेलेबल हैं, उसके साथ आप उसको मिक्स करें, यू कैन कंज्यूम दैट गुड. इसका मतलब है कि चीज़ें जो हैं वो अलग-अलग यूज़ हो सकती हैं. इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 4 चीज़ें हैं, आपने ऑर्डर दिया ABCD, तो आप A को उस वक्त तक नहीं यूज़ कर सकते जब तक आपके पास BCD नहीं है, या C को आप उस वक्त तक यूज़ नहीं कर सकते. इसका मतलब है चारों चीज़ें होंगी तो आप उसको में से बेनिफिट ले सकते हैं. इसका मतलब है ये दे आर नॉट डिस्टिंक्ट, और अब चूंकि ये डिस्टिंक्ट नहीं है तो ये सेपरेटली सोल्ड भी नहीं होती होंगी. तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर चीज़ें सेपरेटली सोल्ड होती हैं और वो अलग-अलग से कंज्यूमेबल हैं, कस्टमर उसको अलग से कंज्यूम कर सकता है, तो वो डिस्टिंक्ट हैं, दे आर नॉट द सेम. और इसके अलावा जनाब सेकंड जो है the entities promise to transfer the goods or services separately identifiable from other promises, और जो कॉन्ट्रैक्ट है के अंदर मल्टीपल प्रोमिसेस हैं जो एक दूसरे से आइडेंटिफिएबल हैं, इसका मतलब है कि ये सेपरेट ऑब्लिगेशंस हैं, दे आर कंसिडर्ड टू बी सेपरेट ऑब्लिगेशन. तो बार बार ये 2 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है कि चीज़ें कब डिस्टिंक्ट होती हैं गुड्स और सर्विसेज, व्हेन दे आर कंसिडर्ड टू बी अ डिस्टिंक्ट. पार्ट बी है जनाब, in view of the requirement of IFRS 15, revenue from contract with customer, discuss whether goods and services provided in each of the above contract represent a single performance obligation. जैसे पहला सिनेरियो था, सिनेरियो नंबर 1, उसमें क्या था जनाब, ECL has entered into a contract with CAF builders to construction of a residential project, including supply of construction material, architectural services, engineering and site clearance. ECL has
its competitors provide such service separately also. कहते जनाब उसे मल्टीपल काम करने हैं, ठीक हो गया, कंस्ट्रक्शन करके देनी है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी देना है, आर्किटेक्चर सर्विसेज भी करनी है, इंजीनियरिंग एंड साइट क्लियरेंस भी है, और ECL एंड इट्स कंपेटिटर्स प्रोवाइड सच सर्विसेज सेपरेटली आल्सो। कहते जी वो इनके जो वो हैं सेक्टर के अंदर ये सर्विसेज अलग-अलग भी दी जाती हैं, ठीक। अब देखें, कहते जनाब अगर आप देखें इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर द डिफरेंट सर्विसेज बीइंग परफॉर्म्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट आर सेपरेटली आइडेंटिफाइबल, but the customer cannot benefit from the services separately from the other. Based on this, ECL should account for the service in the contract as a single performance obligation. तो किसी एक सर्विस को आप सेपरेटली कंज्यूमेबल नहीं है, मतलब अगर आप नक्शा बनवा लें तो क्या करेंगे, तो आपने रेजिडेंशियल प्लॉट मतलब घर बना के बेच रहे हैं, तो इसका मतलब है मटेरियल और उसकी कंस्ट्रक्शन और मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्विस ये सब मिलकर आपको घर बना के देंगी, जो फिर आप उसको को यूटिलाइज कर सकते हैं, सो यू कैन सेल इट। तो इसका मतलब है कि ये एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंसिडर किया जाएगा, एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंसिडर किया जाएगा। इसी तरह सेकंड में वो कहता है जी कंपनी है सॉफ्टवेयर डेवलपर है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर के साथ किया है to provide software licensing including future software updates and post-implementation support services. The software license would remain functional even if the updates and post-implementation support services are discontinued. अब देखें 3 तरह की चीज़ें हैं लाइसेंस है, नंबर 1 सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड सपोर्ट सर्विसेज। अब ये तीनों चीज़ें हैं, 3 तरह की चीज़ें, और ये तीनों सेपरेटली यूजेबल हो सकती हैं, सो दे आर डिस्टिंक्ट, ठीक। तो इसका मतलब है however the software license is delivered before the other services and remains functional without updates and technical support. Further, the customer can benefit from each of the services either on their own or together with other services, but they are readily available. Thus, the entity's promise to transfer the goods or services is separately identifiable from other promises in the contract, and based on the above, the contract should not be accounted for as a single performance obligation. इसका मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 3 चीज़ें हैं, एक लाइसेंसिंग है, एक फ्यूचर अपडेट्स एंड डेवलपमेंट्स हैं, नंबर 2 और तीसरा सपोर्ट सर्विसेज है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो इसके अंदर सेपरेटली आइडेंटिफेबल हैं, सो दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, सो वी आर नॉट गोइंग टू रिकग्नाइज देम एज ए सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। लेकिन अब आज के लिए मेरे ख्याल में थ्योरेटिकल ज़्यादा हो गए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपने आज सबसे पहली चीज़ जो याद रखनी है दैट इज़ अ 5 स्टेप मॉडल। देन रिमेंबर द स्टेप नंबर 1 एलेबोरेशन, स्टेप नंबर 1 इसके साथ में एग्जांपल ज़रूर देखिएगा जो बुक के अंदर है, चूँकि ये इस दफ़ा नया टॉपिक आया है FR2 के अंदर, और इसमें जो एग्जामिनेबल एग्जाम्पल्स हैं वो हम सारी डिस्कस करेंगे जो इस बुक के अंदर है, ताकि आपको पूरी सिनेरियो क्लियर हो जाए। इसमें ज़्यादातर सवाल जो आना है वो आपको थ्योरेटिकल आना है, एनालाइज करना है आपने, फिर उसके बाद आप उसका आंसर दे सकेंगे, इसलिए इसको बड़ी डिटेल में रीडिंग करनी है आपने 1 by 1। मैं कोशिश करूँगा कि सारी एग्जाम्पल्स जो हैं वो एक दफ़ा हम गो थ्रू करें जो बुक के अंदर हैं 1 by 1, ताकि आपको सारा आइडिया हो जाए। सो स्टेप नंबर 1 एंड देन वी हैव स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है गुड्स एंड सर्विसेज आर डिस्टिंक्ट और नॉट, और उसकी 2 कंडीशंस होगी। तो हमने कहा जनाब अगर सर्विसेज और गुड्स जो है वो ऑन देयर ओन कस्टमर उसको कंज्यूम कर सकता है, हर एक अलग सर्विस कंज्यूमेबल है या गुड्स, तो वो डिस्टिंक्ट है। और अगर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मल्टीपल प्रोमिसेस पाए जाते हैं तो वो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप इसको एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंसिडर करेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात जो है वो आपने याद रखनी है, इसको बार बार देख लें कि क्योंकि यहाँ पर अगर आपने सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई नहीं करते तो आगे सारी स्टोरी जो है वो ख़राब होने वाली, ठीक। सो नंबर 1 आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट एंड नंबर 2 आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। कल हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे फ्रॉम स्टेप नंबर 3 से ऑनवर्ड। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।